हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका रीड लेवल फर्स्ट का इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। तो 27 को हुआ था, 27 फरवरी। और लेवल फर्स्ट में आपकी लैंग्वेज जो आपने ली थी इंग्लिश, उस लैंग्वेज फर्स्ट के आपके क्वेश्चन है। तो बिना टाइम बिताए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ ही ड्रॉज ए स्केच एवरी डे इज। आपको इस सेंटेंस की क्या बनानी है, पैसिव में चेंज करना है। अब पैसिव में चेंज आप जब करोगे तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप उसको करोगे, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, जो आपकी वर्ब है उसको देख के आपको क्या चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दोगे, तो उसको आप चेंज करोगे तो ये स्केच रोज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आपका किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो आपका वो कौन सा टेंस है आपका, ये होगा इज। तो ए स्केच इज ड्रॉन एवरी डे, यानी ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डिस्क्रिप्शन इज। कि जो वर्ड है डिस्क्रिप्शन है आपको इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ऑप्शन है डी का, यानी जिसने डी किया उसका सही। थर्ड क्वेश्चन है आपका 33, इज ए ड्रॉबैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश टीचिंग में जो डायरेक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी जो चीज है वो है आपकी यूज ऑफ मदर टंग, यानी जिसने ऑप्शन ए किया है उसका सही। उसके बाद अगले आपके जो क्वेश्चंस है 34 से लेके 40 तक, वो सारी के आपके पैसेज रीड करना है, इसी पैसेज के बेस पे आपको अगले आंसर्स देने हैं। तो आपका पैसेज जो है, द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द chisel and the hammer. He loved his work and did not want to change it for any other work in the world. For days together the man worked continuously without taking rest. His one desire was to finish the sculpture which would be his last. He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. His arms grew heavy and his eyes grew tired and then he couldn't see anymore. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 34 वाला, इज ए नाउन, यानी आपको क्या बतानी है, नाउन बतानी। और नाउन जो है यानी पिक यानी आपको उठाना, डिजायर यानी इच्छा करना, और ट्रेम्बल होता है आपका कांपना। तो बचा आपका चीजल, तो ये आपका हो जाएगा नाउन। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका सही। अगला क्वेश्चन है, इन द फ्रेज एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड द वर्ड अदर इज। कि जो अदर वर्ड है वो आपका क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या फिर डिटरमिनर्स है। तो जो वर्ड है एनी अदर, तो वर्क है यहाँ पे, नाउन हो गया। तो ये जो वर्ड है किसका काम करेगा, डिटरमिनर्स का। तो जिसका ऑप्शन डी है वो एकदम से सही। अगला क्वेश्चन है 36, कंटिन्यूअसली इज। तो कंटिन्यूअसली है वो यहाँ पर कौन सा फंक्शन का काम कर रहा है, तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या कंजंक्शन है। तो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जो है वो एक वर्ड है आपका कंटिन्यू, और कंटिन्यू क्या होता है, नाउन आपकी वर्ब, और वर्ब से क्या बन गया आपका एडवर्ब। तो जिसने ऑप्शन ए किया है उसका सही। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, The sentence that is incorrect to the use of from determinant। कि आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं और चारों में आपको डिटरमिनर के यूज से जो सेंटेंस गलत है वो आपको बताना है। तो आपका फर्स्ट है, he worked till their hands began to tremble। तो जो वर्ड है देयर यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो ही है, तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन ए है वो एकदम से सही होगा, जो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इज दैट इनकरेक्ट सेंटेंस। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ही वर्क टिल हैंड्स बिगेन टू ट्रेम्बल, इसके जस्ट बाद आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आता है हिज। अगर तब आता तो ये एकदम सही होता, वरना ये क्या बन गया आपका इनकरेक्ट सेंटेंस बन गया। अगला क्वेश्चन है, कॉटन इज देन वुड, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव।
अब कॉटन है वो वुड से हल्का होता है, भारी होता है। तो पहली बात तो यहाँ कंपैरिजन की बात हुई है, और जब कंपैरिजन करोगे तो सीधी सी बात है, आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज में लेनी है। तो कॉटन लाइट होता है, और इसका वर्ड हो गया आपका लाइट, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैवी। तो हैवी की कंपैरेटिव हैवी है, और अगर आप सुपरलेटिव पूछोगे तो हैवीएस्ट जो है आपकी सुपरलेटिव हो जाएगी, यानी ये आपकी सुपरलेटिव हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव पूछिए तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द करेक्ट वर्ड विद द सिंबल ऑफ साउंड, यानी इस साउंड की आपकी जो साउंड करना है, ए जो साउंड है, इस ए साउंड का वर्ड ढूंढना है। तो जिसने ब्रदर किया है, ब्रदर, ये आपका जो सेंटेंस है इसमें जो साउंड है ए की, वो आपका सही है, यानी ये ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड इज ए फीचर हो, कि कौन सी आपकी मेथड है जिसमें जो टीचिंग की यूनिट है वो एक वर्ड या शब्द होती है। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसकी जो टीचिंग यूनिट है वो क्या है, वर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड एंड सीन इज कोटेड बाई, कि किसने ये शब्द कहा है कि रीडिंग जो है वो देखना, सुनना और देखना, तो साइट है, साउंड है और सीन है, उसका दृश्य है, एक प्रक्रिया है। तो जो पीबी बेलार्ड है, यानी ए ऑप्शन जो आपका पीबी बेलार्ड है, उसी ने ये कोड या कथन कहा, तो ये वाला ऑप्शन है सही होगा। अगला क्वेश्चन है दे विल नॉट हेल्प देयर नीडी नेबर, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना, तो जैसे ही आप क्वेश्चन बनाओगे उसका अर्थ आपको इसके अंदर मिलना चाहिए, यानी आंसर उसका होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। अब किसने क्या किया, किसको किया, हमें कुछ नहीं पता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई विल द नेबर्स नॉट हेल्प, कि नेबर्स ने हेल्प क्यों नहीं की। हेल्प तो देने की थी, उसने की थी, नेबर्स की तो हेल्प की गई थी, तो ये वाला भी नहीं होगा। हु विल दे नॉट हेल्प, कि उनकी सहायता किसने नहीं की, तो देने नहीं की, यानी सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन लर्निंग इंग्लिश एज लेवल 2 या लैंग्वेज 2 द फॉलोइंग स्किल इज एक्वायर्ड इंडिपेंडेंट, कि लैंग्वेज 2 के रूप में अगर आप इंग्लिश को सीखोगे तो कौन सी जो स्वतंत्र रूप से जो स्किल या कौशल हो आपको चाहिए, तो जो लिसनिंग स्किल है वो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कि इन सीसी द फोकस रिमेन्स हो, कि सीसी जो आपका उसमें किस पे फोकस होता है, तो इसमें आपका प्रोग्रेस, प्रोसेस और प्रोडक्ट, इन्हीं पे मेन फोकस किया जाता है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका सही। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हेन वी लर्न ए सेकंड लैंग्वेज वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नोन इज ए प्रिंसिपल हो, कि जब हम क्या करते हैं किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नोन, तो किससे फिल्टर हो जाता है कि जिस लैंग्वेज को हम पहले से ही जानते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, यानी बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप्स, कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किसको विकसित करती है, तो द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एबिलिटी, कोई भी स्टूडेंट है उसमें स्पीच और जो एक्सप्रेशन एबिलिटी है उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, कम्युनिटी जो आपकी अप्रोच है वो करती है। अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ मल्टीमीडिया एड्स सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर etc इन टीचिंग इज आल्सो नोन एज, ये जब आप किसी भी मल्टीमीडिया एड्स को देखते हो जैसे टीवी हो गया, रेडियो, कंप्यूटर, तो इसको तो किस रूप में आप जाने जाओगे, तो ये जो विजुअल एड है उस रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया है जिसको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, तो विजुअल एड में इसको काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर हैज गिवन हर ए गुड ट्रीटमेंट, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, अब वही पैसिव आपको चेंज करना है। तो पैसिव अगर आप चेंज करोगे तो आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक तो हर हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका गुड ट्रीटमेंट। दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप क्या करते हैं, वाई लगाकर लिखते हैं। वाई लगाकर आपका सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों को आप छोड़ दो, बचे दो। फिर बात आती है टेंस की। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव। तो इसको अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो इनके साथ बीन लग जाता है, और एक ही सेंटेंस है जिसमें बीन लगाया गया है, तो द गुड ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन टू हर बाय द डॉग। इसको आप सी से भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसका क्या बन जाएगा? सी हैज बीन गिवन ए गुड ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर। अगर ये ऑप्शन भी आता तो भी आपका सही हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट टू टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनसे आप क्या कर सकते हो, पैसिव वॉइस उसको शुरू कर सकते हो, यानी जिसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो दोनों से आप शुरू कर सकते हो। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 51 से लेके 57 जो है वो दोबारा आपको एक पैसेज रीड करना है और उसी के आधार पे आपको उसके आंसर से देने हैं। तो क्वेश्चन आपका, he began to believe that most of the diseases were caused by bacteria. Many other scientists also treated bacteria as the enemy of man. They could not be seen but are present everywhere to cause mischief. Dr. Jenner in England had already discovered vaccination for smallpox. Here, Pasteur was trying to discover a cure for a terrible disease called anthrax. It killed lots of cows and sheep in France. He tried to give the cows and sheep some weak germs of the same disease to make them safe against disease for the future. It must have seemed a very dangerous idea in those days. Many scientists were angry about it. तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स देने। तो क्वेश्चन नंबर 51 है अपना, बट आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। प्रेजेंट का होता है उपस्थित, और अपने जो प्रेजेंट वर्ड आया था वो कहां पे आया है? ये रहा सेकंड लाइन। आया किसके लिए है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहाँ, तो इसी का वर्ड बताना है, तो प्रेजेंट यानी पाया जाता है, तो जो फाउंड है सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, द करेक्ट स्पेलिंग इज, कि जो मिसयूज की करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, कि जो डिस्कवर वर्ड है उसको आपका नाउन बनाना है, तो जो वर्ड है डिस्कवरी ये आपकी नाउन होगी, और यानी जिसने बी वाला ऑप्शन किया है वो सही। अगला तो और भी इजी सा आपका क्वेश्चन है कि अपोजिट बताना आपको किसका, प्रेजेंट का, उपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 55, डेंजर एंड डेंजरस इज ए पेयर ऑफ, कि जो डेंजर वर्ड है और डेंजरस वर्ड है वो कौन सा युग्म है, तो डेंजर होता है आपका नाउन, और डेंजरस इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो एडजेक्टिव। तो कौन सा पेयर हो गया आपका, नाउन और एडजेक्टिव का, यानी ए वाला ऑप्शन है सही हो। टू एक्ट और बिहेव इन ए सर्टेन वे टुवर्ड्स समबडी, किसी के प्रति निश्चित तरीके से कोई भी व्यक्ति है उसके प्रति अगर आप व्यवहार कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो क्या किस रूप में जाना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीट के रूप में। वन वर्ड फॉर इलनेस ऑफ बॉडी और माइंड, ये अपना शरीर है वो बीमार है तो आप उसको किस रूप के वर्ड के रूप में जाना चाहोगे, तो डिजीज वर्ड है, जो आपका ये ऑप्शन है वो एकदम से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर टेस्ट इन एजुकेशन सिस्टम, ये अपने जो एजुकेशन सिस्टम में इसमें टेस्ट है,
वो किस लिए लिए जाते हैं? टू फेल द लर्नर्स, ये जो सीखने वाले हैं उनको फेल करने के लिए। टू पास द लर्नर्स, ये जो सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स उनको पास करने के लिए। टू ग्रेड द रैंक ऑफ द लर्नर्स, ये जो लर्नर्स सीखने वाले हैं उनको रैंक या ग्रेड प्रदान करने के लिए। टू डिटेन द लर्नर्स, कि उनको पहचानने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपका भी एग्जाम हो रहा है किसके लिए? आपको रैंक देने के लिए या ग्रेड। ये जो पास होगा वो अगला एग्जाम दे सकता है, नहीं होगा तो वो दोबारा ये। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, आई एम सिक, द करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर द सेंटेंस, कि आपको इसका क्वेश्चन टेक बनाना। तो जब आपने क्वेश्चन टेक पढ़ोगे तब आपने देखा होगा कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसका अगर आप क्वेश्चन टेक बनाते हो, यानी सकारात्मक वाक्य का अगर आप क्वेश्चन टेक बनाते हो, वो किस में बनेगा? एक नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो पॉजिटिव आई एम सिक, तो एक ही आपका नेगेटिव है आरंट आई, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द पोर्टफोलियो इन सीसीई, ये जो सीसीई पोर्टफोलियो है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। तो जो महत्वपूर्ण विशेषता वो कौन सी होगी? कि इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी इन द असेसमेंट मेथड, ये जो असेसमेंट मेथड है उसमें डाइवर्सिटी है उसको ये क्या करता है? प्रमोट करता है। तो ये बेटा आपके 60 क्वेश्चंस थे, यानी 30 क्वेश्चंस थे। आपने मैथ्स भी किए होंगे, लगभग तो इजी पेपर था एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। और आपने जब देखा है तो एक दो क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं या गलत हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेपर की तैयारी करो। इसी में अपन आप पढ़ेंगे आपका लैंग्वेज सेकंड, यानी जो सेकंड लैंग्वेज है वो हमें इसके ऊपर अगला जो आपका जो टाइम है वो इसके ऊपर जाता है। अब लेवल 2 में आपकी जो लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है, वो अपन आप इसके क्वेश्चंस है वो अभी देखते। आपका लेवल 2 है, लेवल फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो फर्स्ट जो आपकी पोइम है उसको पढ़ना है, 61 से लेकर 67 के आंसर्स है वो आपको इस पोइम को पढ़कर ही देने। तो स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन while words are ghosts that haunt me. Slant and curved the word sword fall to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scare on mind and heart that tender cuts and pieces have now healed its words that I remember. तो जैसे आपने पोएम की पढ़ी है जिसके क्वेश्चंस आपका फर्स्ट है 61 है कि द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है उसका आपको सही एग्जांपल। तो एलिट्रेशन आपका यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस है वो कब होती है? जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। अब कॉन्सोनेंट वाले कौन से साउंड है उसे कौन से वर्ड है? बी और बी, यानी बीट्स और ब्रिक्स वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्लांट एंड कर्व द वर्ड स्वॉर्ड फॉल। इसमें आपका ऑप्शन ए है जो पर्सोनिफिकेशन, कि कोई भी चीज है उसको आप निर्जीव चीज है उसको सजीव पे आप करोगे तो आप किसका यूज करते हैं? पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 कि द वर्ड्स फॉल लाइक सोर्स द डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। अब जहां लाइक की बात आती है तो लाइक के आपने देखा और लाइक और एज कहां यूज होता है? सिमिली में, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। तो जहां एक इंप्लाई सिमिली नहीं होती है, इंप्लाइज सिमिली, और वो किस में होती है? आपकी मेटाफर, यानी जहां आप लाइक और एज का यूज ना करके अंतर्निहित रूप से इनका यूज करते हो तो मेटाफर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर। राइमिंग वर्ड्स तो आप पढ़ोगे तो टेंडर और रिमेंबर, दो ही वर्ड है जिनकी राइमिंग तो है वो एकदम सेम साउंड हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 66, while words are ghost that haunt me, the literary device used in the line in, तो वही सेम अपनी जो मेटाफर वाली लाइन है कि जो इम्प्लाई सिमिली निहित है, वो आपकी मेटाफर इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्केयर, फॉर एग्जांपल ऑफ, वही आपकी जो निर्जीव चीजें हैं उनको आप चेंज करोगे तो आप किसी व्यक्ति की ओर करना चाहोगे तो उसके हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपका, इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टर साउंड, कि जो क्लस्टर साउंड है उसका एग्जांपल देना है, यानी दो आपकी जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो किसमें आपकी एस के, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 69, आवर सीन इज ए कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेज, ये हमारा देश कई भाषाओं का देश है। सो इज द सुटेबल अप्रोच फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कि इसलिए इंग्लिश जो टीचिंग है उसके लिए सबसे सुटेबल अप्रोच कौन सी है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज, और मल्टी लैंग्वेज जो है वो कौन सी में आपकी मल्टी लिंगुअल जो अप्रोच है वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द ऑफिसर इज कीनली द मर्डर मिस्ट्री, कि जो ऑफिसर है वो मर्डर मिस्ट्री में वो देखने के लिए उत्सुक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट है लुकिंग इनटू, वो आपका एकदम से सही आंसर हो, लुकिंग इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड्स, कि जो फ्रिकेटिव साउंड्स हैं उसके जो कौन से लेटर्स हैं, तो जो एफ आर और एस है इनकी जो साउंड्स है वो क्या है, फ्रिकेटिव साउंड्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इज ए मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये आपने अभी फिलहाल जो दे रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही आपके सारे के सारे, सब में आपको ऑप्शन मिले हैं, तो इनके जो एक विशेषता क्या है, इनका क्या फायदा है कि आंसर्स आर शॉर्ट एंड डिफिनिट, इनके आंसर क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं, एक निश्चित आंसर होते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपने एक को चूज किया है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो जो बी वाला ऑप्शन इसका आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मोडास यूज करना आपको, तो यू पे योर डेब्ट्स, तो मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन की बात आ गई, तो जो सी वाला ऑप्शन है ऑट टू, जहां आप नैतिक दायित्व की बात करते हैं तो हमें अपना जो ऋण है वो चुका देना चाहिए, तो ऑट टू का इसमें यूज हो जाएगा। अगला आपका जो सेंटेंस है क्वेश्चन है वो आपको पैसेज पढ़ने हैं 74 से लेके 78 तक। तो फॉर बेटर रिलेशनशिप द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर communication among the members of a family, because through communication only we can understand each other's aspirations, expectations, desires, strengths and weaknesses in a better freedom and opportunity to express themselves. Parents should give them respect and due attention to boost their self-esteem and self-confidence. Children don't like when parents elders thrust their viewpoint and decision on them. The attitude curbs their free thinking, creativity, independent decision making ability, and in other words, the spontaneous development of personality gets hampered. Another important factor affecting relationship with the each member child or parents should feel the necessity of fulfilling responsibilities towards one another. Otherwise, things don't work and there cannot be mutual understanding and comfortable atmosphere in the family. तो ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर से लिखने। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका तो किसका यूज हो जाएगा, इज का, एंड डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है द पेरेंट्स द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो आर फुलफिलिंग, ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर बेटर रिलेशनशिप, ये आपको अगर सही रिलेशनशिप चलाना है तो उसके लिए किसका योगदान जरूरी है, फैक्टर्स कई होंगे, तो जो सी ऑप्शन आपका कंट्रीब्यूट वो इसमें सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 77 है, द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। ये आपने जो पैसेज पढ़ा उसका सही टाइटल क्या होगा? तो सी वाला ऑप्शन, नेसेसिटीज ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप। ये पूरा पैसेज है वो किसके ऊपर निर्भर है कि जो एक अच्छा संबंध जो अपन परिवार में बना के रखते हैं वो क्यों आवश्यक है। तो नेसेसिटीज ऑफ बेटर रिलेशनशिप आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज द इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड्स फ्री थिंकिंग। तो इसमें जो डी ऑप्शन आपका वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 79, if the parents lack to fulfill their responsibilities they cannot expect the same from their children either। तो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक एटमोस्फियर इन द फैमिली। अगर आप आपसी इंटरेक्शन करोगे, लगातार वार्तालाप करोगे, तो जो कोई भी फैमिली है उसका जो वातावरण एटमोस्फियर वो कैसा रहेगा? कंफर्टेबल ही रहेगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून इज। सून, तो सून है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आपका ये होगा, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गो देयर। अब जब बात एबिलिटी की हो, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है या फिर कैपेसिटी नहीं है कि मैं वहां तक जा ही सकूं, तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग का एक पहलू कौन सा नहीं है? तो टू सेग्रेगेट द स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर सुटेबल असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग इजी टू डिफिकल्ट टास्क, टू प्रिपेयर आइटम्स टू टेस्ट द लर्निंग दैट शुड टेक प्लेस, या फिर टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो आपका ए ऑप्शन है टू सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स है, ये रिमीडियल टीचिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 84, इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वन मस्ट अडॉप्ट मैनी अप्रोच एंड रेशनली, कि एक व्यक्ति है उसको अलग अलग तरीके से क्या करनी है, अप्रोच हमको क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द रोबर्ट्स द डिफेंसलेस ट्रेवर्स। रोबर्ट्स है वो किसका काम करते हैं? लूटने का। और सेट अपॉन है वो उसका मतलब क्या होता है? लूटना। तो जो पी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिमीडियल टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड। जो रिमीडियल टीचिंग होती है उसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल होती है? तो फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये भी शामिल होगा, रिवार्ड्स भी शामिल होता है, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम भी होता है, यानी तीनों आपकी इसमें सही है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ वेलर साउंड। अब जो वेलर साउंड है उसका एग्जांपल क्या है? तो एच जो है, ऑप्शन सी जो है एच है, उसको वेलर साउंड में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, ये सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ लाइंस। ये सोनेट है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? आपने पढ़ी होगी शेक्सपियर की पेट्रार्कन सोनेट। तो एक सोनेट है उसमें लगभग कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइंस की होती है, यानी जो सोनेट है वो कितनी लाइन की होती है? 14 लाइंस की। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट्स लैक। कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें काम करते समय जो भारतीय छात्र उसमें किस चीज की कमी होती है? तो जाहिर सी बात है ऑल इंडियंस है उसमें किस चीज की कमी है? कॉन्फिडेंस की। और स्टूडेंट्स उनमें तो सबसे पहले होती है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज भी नहीं होती। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स, एक इडियम है, इन द निक ऑफ द टाइम मतलब एकदम ठीक उसी पल। उसी पल का आप जब करोगे तो जस्ट एट द राइट मोमेंट, एंड जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। तो ये था आपका लैंग्वेज सेकंड। आप अपने क्वेश्चन से वो मैच कर सकते हो। आपके आशा है आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो।